स्वागत है आपका प्रयास आर्ट्स क्लासेज में। हम लोगों का आज जो है यूट्यूब पर ये तीसरा क्लास है। अगर आप लोगों ने 2 क्लास अगर मिस कर दिया है, नहीं देखे हैं, तो ऊपर आई लिंक में जो वीडियो लिंक दिया गया है उसमें आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। जो पीछे का जो वीडियो छूटा है ना उसको आप देख सकते हैं। समझ में आया? तो हम लोग कल तक 19 नंबर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 20 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्लास की तरफ। देखिए क्या कहता है 20वां प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो हम बताए थे पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को संवैधानिक मान्यता नहीं दिया गया हो, वही होता है पंथ निरपेक्ष। तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। 61वां संविधान संशोधन, 50वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में हुआ था। 50वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1984 में। 50वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 1976 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। क्या हुआ? 1978 में हुआ। तो देखिए कह रहा है पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो हम बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा संविधान में क्या किया गया। तो इसमें वयस्क मताधिकार की आयु को घटाकर 21 मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया। देखिए कह रहा है 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ था? वयस्क मताधिकार की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। मताधिकार का मतलब क्या होता है? तो वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक निश्चित उम्र के महिलाओं तथा पुरुषों के मत देने के अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। मत देने का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। भारत में ना जो व्यक्ति 18 वर्ष जिसका हो जाता है, 18 वर्ष से ज्यादा या 18 वर्ष हो जाता है, तो वो व्यक्ति वोट देने के योग्य हो जाता है, मत देने के योग्य हो जाता है। लेकिन ऐसा ना 1989 में किया गया। 1989 से पहले 21 वर्ष था मत देने का अधिकार, लेकिन 1989 में कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो दोनों में अंतर था। समझ में आया ना? तो वयस्क मताधिकार क्या हुआ? एक निश्चित उम्र के महिलाओं तथा पुरुषों के मत देने के अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। और वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? 1989 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में ना 3 गो शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। देखिए क्या कहता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ना संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्या गो शब्द? 3 गो। 1 2 3। 11th और 12th के एग्जाम के लिए बस 3 ही शब्द। क्या कहा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए? तो 3 गो। अगर आप 12th का एग्जाम देते हैं तो 3 गो कहिएगा, लेकिन जब ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अगर आप क्या कहते हैं जब बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो आपसे पूछेगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो 4 गो। अब 4 गो कहां से आ गया? देखिए इसी में से 4 गो पुराएंगे।
एगो क्या है समाजवादी है, एगो क्या है पंथ निरपेक्ष है, और यहाँ पर और को छोड़ दिया था, यहाँ पर और को भी गिनना है, और एक अखंडता। तो 4 को पूरा गया, 1 2 3 4 को शब्द जोड़ा गया। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 4 को, और आप 12th का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें 3 को ऑप्शन में मारिएगा। कितना? 3 को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। लेकिन जब कॉम्पिटेटिव में जाएगा तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और फिर अखंडता, 4 को शब्द जोड़ा जाता है। समझ में आया? अब बात करते हैं 44वां संशोधन के द्वारा क्या हुआ। तो इसमें ना एक महत्वपूर्ण काम किया गया, जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था। पहले ना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति, जितना ज्यादा संपत्ति हो सके उतना ज्यादा रखने का अधिकार था, जितना भी संपत्ति आपके पास वो रखने का अधिकार था। लेकिन 1978 में ना सरकार क्या किया, 44वां संविधान संशोधन करवा दिया और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया मौलिक अधिकार में से। कहा कि अब लिमिट लगा दिया, ऐसा नहीं कि पूरा संपत्ति छीन लेगा, लिमिट लगा दिया। अब संपत्ति है तो सब छीनिए थोड़ी ना लेगा, लिमिट लगा दिया कि आपके पास इतना ही जमीन रहना चाहिए, ऐसे ज्यादा रहेगा तो वो सरकार ले देगा। जैसे कहा गया कि क्या कहते हैं ना, 44वां संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया कि आप 20 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते हैं। कितना एकड़? 20 एकड़ से ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते हैं, सरकार ने कह दिया ये बात। तो क्या कहेंगे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। सूची से क्या किया गया? हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया? काट दिया था, इसका मतलब हटा दिया गया। समझ में आया ना? तो पूछेगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? 1978 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नया जोड़ा गया, 3 को नया शब्द जोड़ा गया। समझ में आया? और मौलिक अधिकार, ऐसा अधिकार जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, वो क्या होता है? मौलिक अधिकार होता है। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो सबसे न्यूनतम आवश्यकता है, जो सबसे न्यूनतम अधिकार है, जो महत्वपूर्ण है, वो मौलिक अधिकार होता है। समझ में आया? अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा वयस्क मताधिकार, वयस्क का मतलब क्या हुआ? एक निश्चित उम्र के महिलाओं तथा पुरुषों के मत देने के अधिकार को क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। उसके बाद एक वयस्क मताधिकार की आयु पहले कितना था? 21 वर्ष। 1989 से कितना है? 18 वर्ष। तो पूछेगा वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। इन्हें कर देना 21 वर्ष। समझ में आया? 21 वर्ष पहले ही था, तो इसमें दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या कर रहा है? पंथ निरपेक्ष। हम कौन में लिखे? पंथ निरपेक्ष। देखो यहाँ पर ध्यान दो, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन को, देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़ते, देखो क्या कर रहा है? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य, क्या कर रहा है? प्रभुता संपन्न राज्य है। प्रभुता संपन्न का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। प्रभुता संपन्न का मतलब यह हुआ कि वह ऐसा देश जो अपना आंतरिक फैसला या बाहरी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो, अर्थात वह किसी भी दूसरे देश पर निर्भर ना हो, किसी दूसरे देश पर आश्रित ना हो, वही होता है प्रभुता संपन्न। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वह जुड़ने के लिए स्वतंत्र हो या उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से निकलने के लिए भी स्वतंत्र हो। मान लीजिए क्या होता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप जुड़ना है, जुड़ जाइए, उसमें से हटना है तो हट भी सकते हैं। ये समझ में आया? यही होता है प्रभुता संपन्न, यानी वो स्वतंत्र है। तो देखिए अब ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। भारत क्या है? प्रभुता संपन्न राज्य है, लेकिन कैसे है ये क्वेश्चन कर रहा है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहने से या न रहने से क्या हुआ? प्रभुता संपन्न है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या कोई देश जो क्या कहते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होगा वो प्रभुता संपन्न ही होगा? नहीं होगा। वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। वह किसी का भी सदस्य रहे या ना रहे, वैसे लेना देना नहीं है प्रभुता संपन्न का। समझ में आया? उसके बाद क्या कहता है? वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। ये बिल्कुल सही है। क्या भारत किसी का गुलाम है? कोई भी विदेशी सत्ता का अधीन है? सत्ता का मतलब किसी विदेशी शक्ति के अधीन है? नहीं ना।
भारत स्वतंत्र देश है, वह अपनी इच्छा से मतलब स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से अंतरराष्ट्रीय संगठन, क्या है अंतरराष्ट्रीय, बताया ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन की सदस्यता लेना। सदस्यता लेना का मतलब क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय संगठन में जुड़ जाना, उस संगठन से जुड़ जाना, यही होता है सदस्यता लेना। तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है। त्यागने का मतलब क्या हुआ, उससे हट जाना, बाहर निकल जाना, उसको छोड़ देना, त्याग दे देना। तो क्या कहता है, वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, अपनी इच्छा से किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है। ये तीनों गुण किसमें है, भारत में है। इसीलिए भारत क्या है, प्रभुता संपन्न राज्य है। आज तक सुने हैं कि भारत को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य से बाहर निकलना है तो क्या वो अमेरिका से पूछेगा, नहीं, वो हट सकता है, स्वयं स्वतंत्र भारत हट सकता है, कोई टेंशन नहीं है। वह राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागना हो तो क्या भारत पूछेगा रसिया से, नहीं ना पूछेगा, किसी से भी नहीं पूछेगा। कोई भी किसी में जुड़ना है या ना जुड़ना है वो भारत खुद डिसाइड करेगा, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, यही होता है। और किसी विदेशी सत्ता के अधीन तो है नहीं, अपनी इच्छा से अंतरराष्ट्रीय संगठन में जुड़ सकता है या उसे त्याग सकता है, यही होता है प्रभुता संपन्न राज्य। तो क्या कहते हैं 21 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 के क्या होगा, ग। अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, इसमें दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब बात करेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत गणतंत्र है क्योंकि, क्या कह रहा है, भारत गणतंत्र है क्योंकि। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक, जिसको कहते हैं रिपब्लिक। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, जो देश में जो सबसे बड़ा पद होगा ना, समझ लीजिए सिंपल भाषा में, जो देश में जो सबसे बड़ा पद होगा, जो सबसे हायर पद होगा, उस पद का निर्वाचन होना चाहिए, ना कि वो वंश क्रम पर आधारित हो या पैतृक कुल पर आधारित हो। यही होता है गणतंत्र का मतलब। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जो देश का यानी राष्ट्र का जो सबसे बड़ा पद है ना, वो कैसा होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। तो क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद पैतृक है। बात कर लेते हैं भारत में ना, यहाँ पर बात है भारत की। भारत गणतंत्र है क्योंकि, भारत गणतंत्र है। तो बताइए सबसे पहले भारत में सबसे बड़ा पद किनका है, भारत में सबसे बड़ा पद किसका है रे, भारत में जो सबसे बड़ा पद है ना वो राष्ट्रपति का है। किसका पद है, राष्ट्रपति का। प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन काल में जो सबसे बड़ा पद होता था ना, किसका होता था, राजा का होता था। किसका, राजा का पद होता था। लेकिन प्राचीन भारत में राजा का बेटा ही राजा बनता था, फिर उसका बेटा ही राजा बनता था। लेकिन अभी क्या होता है ना, राष्ट्रपति भारत के सबसे बड़े पद पर स्थित होते हैं। तो राष्ट्रपति को हम कह सकते हैं कि भारत का राजा है, कह सकते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है, तो राजा नहीं कह सकते, राजा होते हैं राष्ट्रपति। भारत देश के राजा कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो कह रहा है राष्ट्रपति का पद पैतृक है, ये गलत है। क्या आज तक सुने हैं कि राष्ट्रपति का पद पैतृक है, मतलब जिसके पिता राष्ट्रपति होंगे वो भी राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा जरूरी है नहीं, जिसको चुना जाएगा वही राष्ट्रपति बनेगा। पैतृक का मतलब क्या हुआ, हाँ उसका पिता राष्ट्रपति था ना तो वो राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है संविधान में, ठीक है। तो अब क्या कहता है, वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है, ये बात सही है, लेकिन इसका गणतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है ये मानना है, लेकिन इसका गणतंत्र से लेना देना नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहता है, राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष, बताए थे राज्य का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्र का, जिसका पद निर्वाचित होता है। क्या होता है, निर्वाचित मतलब चुनाव होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि नहीं होता है, हाँ, लेकिन जनता उसमें भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेता है, समझ में आया ना। राष्ट्रपति का चुनाव जब पढ़ाएंगे राष्ट्रपति तब बताएंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव होता है, यही होता है गणतंत्र। जो देश के जो सबसे बड़ा पद है कौन है, राष्ट्रपति का पद है, जिसका पद निर्वाचित है। क्या है, निर्वाचित मतलब चुनावी पद है, यही होता है गणतंत्र, रिपब्लिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री ना संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और नाम मात्र के अध्यक्ष, नाम के लिए जो काम किया जाएगा ना वो किसके लिए किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। लेकिन वो काम करेगा कौन, प्रधानमंत्री करेगा। और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। किसके प्रमुख, मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं वही होते हैं प्रधानमंत्री। तो नाम मात्र के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक रूप से अध्यक्ष कौन है, वास्तविक सत्ता किसके पास है, वास्तविक शक्ति जो रियली में पावर है ना वो प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन इसका गणतंत्र से लेना देना
ही है, कंपेयर मत करना कि गणतंत्र से इसका लेना देना है। गणतंत्र से बस ग नंबर ऑप्शन ही सही है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है, चुनावित पद है। समझ में आया? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ग। सबसे बड़का पद क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए, वहां पर गणतंत्र होगा, इतना समझ लीजिए बस। अब बढ़ते 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए क्या कहता है, भारत गणतंत्र है क्योंकि भारत क्या है? गणतंत्र। पीछे हो गया, देखिए सही है कि ये बताए थे 22 बताए थे, 23 बताए भाई। हाँ यही होगा। देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग, क्या प्रश्न है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली दोनों में अंतर समझ लीजिए। संसदीय शासन प्रणाली में ना क्या होता है, राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे और शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। नाममात्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे, वास्तविक रूप से अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, यानी मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष होते हैं, शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ना क्या होता है, दोनों का अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होते हैं। राज्य का भी अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे और शासन के भी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। तो कहता है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कौन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। और कहां से लिया गया है रे? भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है ना, वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से भारत में संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष, कैसा? नाम मात्र का अध्यक्ष है। वास्तविक सत्ता, वही ने बताया, नाम का अध्यक्ष राष्ट्रपति और वास्तविक शक्ति, वास्तविक रूप से जो सत्ता का प्रयोग है वो मंत्री परिषद के पास है। किसके पास? मंत्री परिषद के पास। और मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष, कैसा? नाम मात्र का, नाम के लिए कोई भी काम होगा किनके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। किनके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होगा, राष्ट्रपति के नाम से काम होगा। लेकिन काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। कौन? प्रधानमंत्री करेगा। तो नाम के लिए राष्ट्रपति, वास्तविक सत्ता किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। हाँ, अब लड़का जो कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पर तो प्रधानमंत्री दिया ही नहीं है। अरे प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के ही प्रमुख होते हैं, ऐसा नहीं समझना कि मंत्री परिषद दिया तो ये गलत है। समझ में आया ना? मंत्री परिषद के ही नहीं, एक मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता क्या है? प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होते हैं, लेकिन सभी मंत्रियों के हेड को प्रधानमंत्री कहा जाता है। समझ में आया ना? हाँ, तो मंत्री परिषद के पास है। और एक बात याद रखना, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, क्या कहता है? सामूहिक मतलब सभी मंत्री एक साथ किसके प्रति उत्तरदायी, किस पर निर्भर होगा? लोकसभा पर। किस पर? लोकसभा पर निर्भर होगा लोकसभा पर। लेकिन अकेले कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? अकेले, व्यक्तिगत रूप से। यहाँ पर सामूहिक लगा रहता है लोकसभा, और जब ये व्यक्तिगत लगाएगा ना तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, यानी राष्ट्रपति पर निर्भर रहते हैं कोई भी मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, रेल मंत्री हो, कोई भी मंत्री किसके पर निर्भर होंगे? राष्ट्रपति। और सीधे कहेगा मंत्री परिषद तब तो लोकसभा पर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात कर लेते 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का कौन नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा? राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष है, वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद के पास है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताए हैं इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर देखिए, नहीं है, बढ़ा दे 25। नहीं, क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अर्थ है। न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का क्या अर्थ है? न्यायिक समीक्षा, समीक्षा का मतलब क्या होता है? जांच। समीक्षा का मतलब क्या होता है? जांच। समीक्षा का मतलब जांच होता है। न्यायिक का मतलब न्याय द्वारा, मतलब न्यायालय जांच करेगा।
न्यायालय, न्यायालय द्वारा जांच किया गया न्यायिक समीक्षा ही होता है। न्यायालय अब जांच किसको करेगा, अब जांच किसको करेगा, अब देखिए न्यायालय कैसे जांच करेगा। मान लीजिए देश में संसद कोई भी कानून बना दिया और वो कानून कैसा है, खराब है, यानी संविधान से बाहर का कानून है, मतलब कि वो कानून संविधान से बाहर का है, तो उस कानून को ना न्यायालय क्या करेगी, जांच करेगी, और जांच करने के बाद अगर वो कानून संविधान से सही में बाहर है, न्यायालय को पता चल गया कि ये संविधान से बाहर का कानून है, तो उसको खत्म कर सकती है, रद्द कर सकती है। क्या कर देगी, रद्द कर देगी। कौन, न्यायालय कर देगी, न्यायपालिका रद्द कर सकती है। तो यही होता है न्यायपालिका रद्द कर सकती है, यही होता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में क्या होता है, विधायिका कोई भी कानून यदि संविधान से बाहर, संविधान का उल्लंघन करके कोई कानून बना दिया है तो उस कानून को न्यायालय रद्द कर सकती है, यही होता है न्यायिक समीक्षा। और न्यायिक समीक्षा सबसे बड़ा पावर है सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का। किसी भी न्यायालय को ना न्यायिक समीक्षा देना चाहिए, ताकि कोई गलत कानून भी अगर बना देगा विधायिका तो उसको रद्द करने का शक्ति होना चाहिए ना, न्यायिक समीक्षा। तो अगर आपसे देश कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि संसद ने कोई संविधान से बाहर जाकर कोई कानून बना दिया है तो न्यायालय उसे कौन शक्ति के द्वारा रद्द कर सकती है, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए उस कानून को हटा सकती है। कौन, न्यायालय। अब कथन दिया हुआ है, देखिए, संसद संविधान के उपबंधों को लागू करने हेतु कानून बना सकती है। संसद संविधान के उपबंधों, इसमें न्यायालय की चर्चा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहली ही गलत है। संसद जो मन होगा सो कानून थोड़ी बना देगा, वो तो संविधान के हिसाब से ही बनाएगा, जो संविधान में लिखा गया वही होगा, तो ये भी गलत है। उसके बाद क्या कहता है, न्यायालय की शक्ति संसद की शक्ति के तले है। तले का मतलब क्या होता है, नीचे है, नीचे है। ये सही है कि गलत है, गलत है। कैसे गलत है, तो क्या न्यायालय की शक्ति संसद से कम है, न्यायालय की शक्ति संसद से बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत ज्यादा। भारत में ना सबसे बड़ा होता है न्यायपालिका, कौन होता है, न्यायपालिका होता है, और न्यायालय की शक्ति संसद से भी अधिक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है तले है, मतलब न्यायालय की शक्ति संसद से नीचे है, ये गलत कथन है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या कहता है, न्यायपालिका चुनौती दिए हुए राज्य के कानून या आदेश को, कानून या आदेश को असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकती है। क्या कर देगी, रद्द कर सकती है। यही क्वेश्चन देखिए, यही होगा इसका आंसर, ग नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, न्यायपालिका चुनौती दिए हुए राज्य के कानून या आदेश को संविधान के खिलाफ जाकर संसद या विधानमंडल कोई कानून बना दिया तो उसको असंवैधानिक, असंवैधानिक का मतलब क्या हुआ, ये संविधान में लिखा ही नहीं गया तो संविधान में कानून कैसे बना दिया ऐसा। मान लो जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वैसा कानून अगर विधायिका बना देगा तो उसको रद्द करेगा कि नहीं करेगा, इसी को कहते हैं असंवैधानिक कहकर रद्द करना। असंवैधानिक ये नहीं कि संविधान में है तो ये रद्द कर देगा, अगर वो संविधान में है तो उसको रद्द नहीं करेगा। हाँ, अगर न्यायालय के मन है इसको रद्द करना, ये कानून खराब है तो ये रद्द कर सकती है। समझ में आया ना। तो न्यायपालिका चुनौती दिए हुए राज्य के कानून या आदेश को, कानून या आदेश को असंवैधानिक कहकर क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। रद्द करने का मतलब निरस्त कर सकती है, उसको हटा सकती है उस कानून को। तो इसमें दिक्कत नहीं ना है। 25 का जो आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए 26वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है संवैधानिक राज्य निम्न में से किसका पर्याय है। संवैधानिक राज्य क्या है, क्या कर रहा है, संवैधानिक राज्य मतलब वैसा राज्य जहां पर एक संविधान होना चाहिए, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होना चाहिए, संविधान के हिसाब से वहां का शासन चलता हो, उसी को ना संवैधानिक राज्य कह सकते हैं। समझ में आया। तो संवैधानिक राज्य का पर्याय क्या है, देखिए, राजतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था हो, ये गलत है। कैसे गलत है, राजतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था हो, तो संवैधानिक राज्य होने के लिए ना राजतंत्र का होना जरूरी नहीं है। राजतंत्र में क्या होता है, सारा पावर राजा के हाथ में होता है। किसके पास, राजा के पास। न्याय का भी शक्ति राजा के पास है, कानून का भी शक्ति, कानून बनाने का शक्ति राजा के पास, कानून को लागू करने का शक्ति राजा के पास, सब कुछ राजा के पास होता है। उसी को कहते हैं राजतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था। ये गलत है कि नहीं। भारत संवैधानिक राज्य है तो क्या भारत में राजतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था है, नहीं है। भारत में ना लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। अब यहाँ पर कुलीन तंत्र भी दिया है। क्या, कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है, ये भी गलत कथन है। कुलीन तंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था, कुलीन तंत्र में क्या होता है, कुल वंश क्रम, हमारे वंशज ही राजा बनेगा। प्राचीन काल में क्या होता था,
राजा का बेटा राजा बनता था, उसका बेटा राजा बनता था, उसके वंश का ही कोई मंत्री बनता था, उसके वंश का ही राजा बनता था। यही होता वंशकर या कुलीन। ये तंत्र, कुलीन का मतलब हमारे कुल का, समझ में आया ना। तो ये दोनों व्यवस्था ना, ये दोनों व्यवस्था कब लागू था? प्राचीन काल में लागू था। अभी ये दोनों व्यवस्था लागू नहीं है। अभी कौन लागू है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। यही होता है संवैधानिक राज्य का अर्थ होता है। संवैधानिक राज्य का अर्थ क्या होता है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, वहां पर संविधान होना चाहिए, संविधान के हिसाब से शासन चलना चाहिए, ये सब होता है क्या कहते हैं? संवैधानिक राज्य में। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 का आंसर ग हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था होना चाहिए तभी संवैधानिक राज्य होगा। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की हम लोग। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देखिए कहता है संविधानवाद का क्या अर्थ है? संविधानवाद क्या कर रहा है? संविधानवाद का क्या अर्थ है? तो संविधानवाद का अर्थ यह होता है, सबसे पहले उस देश में क्या होना चाहिए? एक संविधान होना चाहिए। संविधान के हिसाब से वहां पर कानून का गठन होना चाहिए और संविधान के हिसाब लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो। क्या होना चाहिए? कानून का शासन। तो कथन दिया हुआ है और उस कथन में से ऑप्शन को चुनना है, क्या सही होगा। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा सही। देखिए आप लोग क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, ये भी सही है। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान। संविधानवाद का मतलब क्या होता है? प्रत्येक राज्य का, सबसे पहला कथन है, जब तक संविधान नहीं होगा तो उसको संविधानवाद कहेंगे। सबसे आवश्यकता, मूल आवश्यकता है संविधान होना। सबसे मूल आवश्यकता है क्या होना चाहिए? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। समझ में आया? तब ये संवैधानिक राज्य होगा। तो प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होना चाहिए। कैसा? अपना संविधान होना चाहिए प्रत्येक राज्य का। उसके बाद है शासन का गठन। किसका? बताया, कानून या शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो। कैसे? संविधान का जो नियम है उसी हिसाब से। अब ना कि जो नियम संविधान में है ये नहीं है, उस हिसाब से आप शासन का गठन कर दीजिएगा तो क्या वो शासन अच्छा से चल सकता है? नहीं ना चलेगा। संविधान के नियम के अनुसार ही शासन प्रशासन का गठन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं ना, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस सब का संविधान के नियम के अनुसार है कि नहीं? क्या आज तक सुने हैं बिना संविधान में होते हुए भी राष्ट्रपति का गठन होता है? नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है क्योंकि उनका उल्लेख संविधान में किया गया है। इसीलिए संविधान के नियम के अनुसार ही शासन का गठन होता है, शासन का। समझ में आया? तो दूसरा क्या होगा? संविधान के नियमों के अनुसार शासन का गठन हो, ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा कथन देखिए, लोगों को, जो भारत में जो जनता है उसको कैसा शासन होना चाहिए? कानून का शासन, विधि का शासन प्राप्त होना चाहिए, और ये भी सही है। और याद रखिएगा, कानून का शासन ना भारत में कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है कानून का शासन प्राप्त हो। यानी भारत की जनता को कैसा शासन प्राप्त होना चाहिए? कानून का शासन, विधि का शासन प्राप्त होना चाहिए, और यही होता है संविधानवाद का अर्थ। तो इसमें से तीनों कथन सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 का सही आंसर क्या होगा? घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उक्त सभी इसका सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, और तीनों कथन याद रखेगा, पूछा जाता है कि इनमें से कौन संविधानवाद का अर्थ नहीं है या अर्थ है, तो तीनों याद रहेगा तब नहीं होगा, तो इसको याद रखेगा। बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हम लोग बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है, अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया? जब भारत में जब संविधान बन रही थी उस समय ना अरस्तु को एक काम दिया गया था कि कितने देशों का संविधान अध्ययन करके संविधान बनाया जाए। तो इसका एक एक आंसर होगा 158 देशों। क्या होगा? 158 देशों का, 158 देशों का। क्या कहता है? अरस्तु ने कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया था? 158 देशों का। पूछे जाता है कि अरस्तु ने कुल कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया, तो 158 देश के संविधान का अध्ययन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 का सही आंसर क्या होगा? क। अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कह रहा है, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए? नहीं, कुल कितने समय लगा है, रुपए नहीं, कुल कितना समय लगा, याद रखेगा। कहता है संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। संविधान सभा आ गया, बता दे संविधान सभा के बारे में। संविधान कौन बनाया है?
सीधे कह देता लड़का से कि संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया, लेकिन ये कहना गलत है। संविधान का निर्माण ना संविधान सभा ने किया है, लेकिन संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे जाते हैं, ना कि संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। हाँ, जब संविधान के कहेगा संविधान का निर्माण किसने किया, जब संविधान सभा ऑप्शन में न रहे तब जाके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मारिएगा, लेकिन जब तक दिए रहेगा संविधान का निर्माण किसने किया और ऑप्शन में दे देगा संविधान सभा, तो सही यही होगा संविधान सभा। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेले संविधान थोड़ी ना बना दिए? संविधान सभा में जो सदस्य थे उन सब की सहमति से संविधान बनाई गई, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, कोई अकेला व्यक्ति संविधान नहीं बनाया था। लेकिन हाँ, संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जरूर कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति थी, इसीलिए उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति था। समझ में आया? तो कहता है संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? यहीं पर क्वेश्चन में स्पष्ट लिख रहा है, संविधान सभा के द्वारा। ये अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को बनाए रहते तो क्या लिखा रहता? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है, संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, संविधान को बनाने में जो समय लगा वो कितना लगा? तो कह रहा है लगभग 1 वर्ष, ये गलत है। लगभग 2 वर्ष, ये भी गलत है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। भारतीय संविधान के बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और पूछेगा लगभग देगा तो क्या होगा? लगभग 3 वर्ष। कितना? लगभग 3 वर्ष। और कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग। 29 के ग हो जाएगा। और याद रखिएगा संविधान के निर्माण में ना कितना रुपया खर्च हुआ था? 64 लाख रुपया। कितना? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ? 64 लाख रुपया खत्म हुआ। कितना? 64 लाख। याद रखेंगे। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा हमारे क्लास का। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्मभिव्यक्ति की घोषणा होगी? क्या कह रहा है? किस राष्ट्रवादी नेता, क्या कहता है? राष्ट्रवादी नेता ने कहा कि स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्मभिव्यक्ति। आत्मभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास, आत्म स्वतंत्रता, अपनी व्यक्ति के ऊपर स्वतंत्रता होना चाहिए, आत्मव्यक्ति की घोषणा होगी। मतलब कि जब संविधान बनाया जा रहा था ना, उस समय महात्मा गांधी कहे थे कि यह जो संविधान बनेगा ना वो ब्रिटिश वालों के हिसाब से नहीं, मतलब ब्रिटेन वालों के हिसाब से नहीं बनेगा, ब्रिटिश संसद के हिसाब से नहीं बनेगा, वो भारतीय के अनुसार बनेगा। किसके हिसाब से? भारतीय लोगों के अनुसार बनाया जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन कथन क्या है? किसने कहा था? स्वराज ब्रिटिश संसद। स्वराज का मतलब क्या था? स्वतंत्रता। स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार, निःशुल्क मतलब फ्री में उपहार नहीं होगा। ब्रिटिश संसद का जो फ्री में जो दान दिया था ना, उसका उपहार नहीं होगा। यह भारत की पूर्ण आत्मभिव्यक्ति, मतलब पूरा आत्मभिव्यक्ति, आत्मा से मतलब व्यक्ति से जुड़े, भारतीय जनता से जुड़े, यही जो संविधान बनेगा भारतीय जनता से जुड़ा होना चाहिए, ना कि ब्रिटिश संसद से जुड़ा होना चाहिए। यही कह रहा है। तो ऐसा कौन कहे थे? महात्मा गांधी कहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कहे थे? महात्मा गांधी ने कहे थे। और याद रखिएगा इनको क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति लिखा गया, भारत का इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। देखिए भारत का राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। सरदार पटेल, याद रखेगा, इनको कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किनको कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और क्या कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ना सभी देशी रियासतों को एकीकरण किए थे। और इनको क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखेगा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा? भारत का बिस्मार्क किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद रखेंगे क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु कहा जाता है। अब आधुनिक मनु क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए।
प्राचीन काल में ना एक महर्षि थे, जो ऋषि थे, जिनका नाम था महर्षि मनु। उन्होंने ना हिंदू विधि पर आधारित, हिंदू कानून पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मनुस्मृति। क्या लिखी थी? मनुस्मृति लिखी थी। क्या लिखी थी? मनुस्मृति, जो कानून पर आधारित था, हिंदू धर्म के कानून पर आधारित था। मनुस्मृति ये लिखे थे कौन? महर्षि मनु लिखे थे। लेकिन जब आधुनिक भारत में ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किसकी रचना की? संविधान की रचना करवा दिया। क्या? संविधान की। इसीलिए आधुनिक मनु कहा जाता है। संविधान किस पर आधारित है? नियम पर, कानून पर, कानून पर ही आधारित है ना, विधि पर आधारित है कौन? संविधान। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहते हैं? आधुनिक मनु कहते हैं। महर्षि मनु से तुलना की जाती है किनको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तुलना की जाती है। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता किनको कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 का आंसर ग होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अब मिलेंगे कल, नेक्स्ट क्लास की तरफ कल मिलेंगे। आज 30 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए, ठीक है।